हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एम हाई क्लासेस फेस्ट में। तो एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज हम क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान का पेपर करेंगे और ये है 60 अंक का जो पेपर होगा। ठीक है, वार्षिक जो परीक्षा है उसका अभ्यास प्रश्न पत्र है ये 2025-26 कक्षा 6। सामाजिक विज्ञान अधिकतम अंक होंगे 60 और अवधि कितनी होगी 2 घंटे 30 मिनट। तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को आराम से देखना है क्लास को बहुत ही ध्यान से। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो। वैसे तो बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, फिर भी एक बार दो बार समझ में नहीं आया 3 बार देखो, अच्छे से इसे याद करके लर्न करके समझ के जाइए। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते कैसे क्या होगा। मैंने बता दिया आपको कि 2.5 घंटे का पेपर होगा और 60 नंबर का पेपर होगा। इसमें क्या होगा, जैसे आप तो पेपर दोगे पता चल जाएगा ना। इसमें खंड होगा क ख ग घड़ा होगी और प्रश्न पत्र कुल 14 प्रश्न होगी। सभी प्रश्न करने अनिवार्य, कोई प्रश्न छोड़ना मत। ठीक है, प्रत्येक खंड क में क्या है, प्रश्न एक से लेके और 15 तक होंगे, जो प्रत्येक 1 अंक का होगा। ठीक है, तो 15 तो ये हो गई। और खंड ख में क्या है, 2 से 5 तक होंगे, जो प्रत्येक 2 अंक के होंगे ना। 2 से 5 तक 2 अंक के। ऐसे अब आगे करेंगे, ये 20 अंक के हो गए ना। तो करके देखेंगे आगे, जैसे जैसे करेंगे हमें समझ में आ जाएगा। चलो करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो आपका आ गया है, खंड क आ गया ना, बहुविकल्पी है। उससे 15 क्वेश्चन है, 1-1 नंबर के, तो 15 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करते हैं, आपको उत्तर कैसे लिखना वो देख लो। ठीक है, ऐसे उत्तर या फिर आंसर भी लिख सकते हो, आंसर। ठीक है, और जैसे पहला ना ये यहाँ पे, ठीक है, तो आपको पहले का और जो भी उत्तर है इसमें से ABCD ना, जैसे पहले में मान लो कुछ भी है, आंसर बता देते हैं। गैर आर्थिक गतिविधि से क्या प्राप्त नहीं होता, गैर आर्थिक से संपत्ति कहाँ से प्राप्त होगी, तो D। ठीक है, D। और इसमें क्या है पे, संपत्ति। ठीक है, संपत्ति। ऐसे करके आंसर लिखना ना, पहले में क्या D का आ गया और संपत्ति इसका आंसर। ऐसे करके हमको आंसर देना है। ठीक है, याद रखना, ऐसे करके लिखना है हर उत्तर का। अब जैसे इसके बाद में आ गया 2 का, तो 1 की जगह 2 कर देना और जो ABCD वो फिर आंसर लिख देना। चलो पहले का हो गया, गैर आर्थिक गतिविधि, जो गैर आर्थिक जो पैसे संबंधित हो और गैर आर्थिक जो पैसे संबंधित नहीं हो, तो उससे संपत्ति कैसे आएगी, संपत्ति पैसे संबंधित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोनिका बैंक में कार्यरत है, बताइए वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में कार्यरत है, बताओ भाई। ये क्षेत्र होते हैं ना कि हाँ, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कृषि है ना, कृषि में खेती वाले आएगा। तो मोनिका किस में लग रही है, बैंक में लग रही है। किस में लग रही है, बैंक में। तो बैंक किस में आता है, तृतीयक में आता है। किस में आता है, तृतीयक में। तो इसका आंसर D हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर का आंसर देखो। निम्नलिखित में से किसका संबंध शिव गंगा आंदोलन से है, किससे है, शिव गंगा आंदोलन से। तो आपने पढ़ा होगा, आपके ये चैप्टर है शिव गंगा आंदोलन से। A नंबर महेश शर्मा का है, किसका है, महेश शर्मा का इसका संबंध है शिव गंगा आंदोलन से। ठीक है, आप सभी भी आंसर दीजिए, बताइए किस किस का आंसर सही है। कोशिश कीजिए कमेंट में, जिसको आता है आंसर लिखो, नहीं आता है वो याद कर लो ना। हाँ, सबको बताना लास्ट में कितने आंसर सही है। हलमा प्रथा का उद्देश्य था, हलमा प्रथा का उद्देश्य क्या था, बताओ भाई। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें आपने चैप्टर पढ़ा होगा, नदियों को स्वच्छ बनाना। क्या है, नदियों को स्वच्छ बनाना। आंसर क्या हो जाएगा, B का आंसर इसमें सही हो जाएगा। हलमा प्रथा का उद्देश्य नदियों को स्वच्छ बनाना। बताओ भाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो का जन्म कहाँ हुआ था, किस राज्य में हुआ था, भारत के किस राज्य में उनका जन्म हुआ था। APJ अब्दुल कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, जिसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था, उनका जन्म कहाँ हुआ है, बताओ भाई। केरल में हुआ था। तो आंसर डी आ जाएगा इसका सही, केरल में। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भैया, इसका आंसर बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए। उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, लगभग 2300 वर्ष पूर्व शासन पर अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना खालिस्तान ने की थी, विकल्प बताओ। अब सीधी सी बात है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, उसका नाम बताना है। किसने की थी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको आता है, जी भी होगा। चाणक्य ने की थी। किसने की थी, चाणक्य।
ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अर्थशास्त्र में किसके अंदर, तो अर्थ से मतलब पैसे से नहीं है, ये राजनीति से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आपके क्या है, एजुकेशन है, अर्थशास्त्र की किसी रचना है, चाणक्य की रचना। आगे तक भी क्वेश्चन आएंगे, जब भी आप कंपटीशन जॉब के एग्जाम दोगे तब भी आएंगे, तो ये अभी से याद कर लो, बाद में याद करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। अभी भी नंबर आ जाएंगे, बाद में आ जाएंगे, तो एक बार अच्छे से देखो। मैं एकदम धीरे धीरे आराम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, जितने भी कंटेंट को शेयर करना, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे आपको ऐसी अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहे। ठीक है, और एकदम फ्री क्लासेस है। फिर भी कोई पेरेंट्स है मेरे चैनल को अगर करना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है, तो थैंक्स जो कमेंट है ना, थैंक्स कर सकता है पैसे वाला, तो दो, बाकी एकदम फ्री है पढ़ाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, गलत मिलान की पहचान कीजिए। क्या है गलत मिलान? देखो अब देखना है कि केंद्र सरकार रक्षा संबंधित, हाँ सही है ये तो। और केंद्र सरकार विदेश, बिल्कुल सही है, विदेशी मामले में केंद्र सरकार है। केंद्र से संचार भी है, सिंचाई नहीं है, केंद्र सरकार सिंचाई नहीं है, तो आंसर डी आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, गलत पूछा था हमसे, गलत बता दिया। नेक्स्ट बताना हमें। नेक्स्ट, वर्धमान महावीर की जन्मस्थली भारत के किस राज्य में है? बहुत फेमस है वर्धमान महावीर, बताइए भाई भारत के किस में है? वर्धमान जो महावीर जी हैं, वर्धमान महावीर, वो उसकी जन्मस्थली कहाँ पे है? बताओ क्या आएगा आंसर? 8 नंबर का बताओ। बिहार में। कहाँ है? सी वाला आएगा, बिहार में। बिहार में है वर्धमान महावीर जी की जन्मस्थली। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का देखो, निम्नलिखित में कौन सा पर्व फसल की कटाई संबंधित है? बताओ, फसल की कटाई से संबंधित है। ये है हमारा मकर संक्रांति, जिस दिन पतंग उड़ाते हैं हम सब मिलके। तो मकर संक्रांति को क्या है कि फसल कटती है, पक जाती है, उसको कटती है, फिर उसको बेचते हैं, पैसे आते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, अच्छी फसल होने के लिए, फसल अच्छी हो गई उसको कटाई कर लेते हैं सफलतापूर्ण। क्या है, खेती में क्या आता है, कभी कुछ सूखा पड़ जाता है, कुछ ओले पड़ जाते हैं ना, तो संकट आता रहता है। तो अगर सही सलामत फसल कट गई अच्छे से, तो उस खुशी में मकर संक्रांति बनाई जाती है, जो कि कब होती है? 14 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट, फारसियों ने भारत, 10 नंबर का अभी बताइए, फारसियों ने भारत के लिए सर्वप्रथम किस संबोधन का उपयोग किया? अब भारत को क्या बोला बताओ? फारसियों ने क्या बोला था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू बोला था। हिंदू क्यों बोला था? ये सिंधु नदी के किनारे थे, क्या थे? सिंधु नदी के किनारे रहते थे, है ना, तो इसको वो सिंधु ही बोल रहे थे, लेकिन वो क्या फारसी क्या बोलते हैं? से को क्या बोलते हैं? है। ठीक है, तो सिंधु की जगह क्या हो गया? हिंदू। क्या हो गया? हिंदू। ये कहानी थी इसमें। ठीक है, बताइए निम्नलिखित कौन सा इतिहास का साहित्यिक स्रोत है? बताइए भाई, 11 नंबर का बताओ, इतिहास का साहित्यिक स्रोत क्या होता है? देखो, इतिहास को जो साहित्यिक स्रोत क्या होता है ना, साहित्य, साहित्य मतलब कुछ सीधी सी बात है, सिक्के भी नहीं होंगे, मूर्तिकला भी नहीं होगा, आभूषण भी नहीं होगा, कविता। साहित्य तो कविता है। ठीक है, कविता से जो इतिहास का पता चलता है, तो इसलिए से ऐतिहासिक स्रोत क्या हो गया? कविता हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में सबसे पहले सरस्वती नदी की जानकारी मिलती है? बताइए, सरस्वती नदी की जानकारी कौन से मिलती है? आंसर बताइए। 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे पहले क्या मिलता है? सरस्वती नदी का पता चलता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद पूछ ले तो वो भी ऋग्वेद ही है। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे फतह हासिल की थी? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बछेंद्री पाल। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि आगे जाके फुल लाइफ कंपटीशन में एग्जाम जब नौकरी लगने के लिए करो तब भी यही पढ़ना पड़ेगा, तो आप इसे ही अच्छे से याद कर लो। क्या था? भारत की पहली महिला सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे फतेह की? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ देखो ये इसमें क्या कर रखा है कि नीचे दिए गए 14 नंबर का देखो, नीचे दिए 2 कथन है, 1 और 2 के रूप में दिए गए हैं। दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, कथन 1 में क्या? मानचित्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। क्या कहा है? मानचित्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। चलो ठीक है। दूसरा क्या है? ग्लोब मानचित्र का एक प्रकार है। तो बताओ, पहले तो बताओ कि मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं क्या? बताओ।
हाँ, 3 प्रकार के होते हैं। तो 1 नंबर वाला तो हो गया सही। दूसरा ग्लोब मानचित्र प्रकार के नहीं, ये मानचित्र नहीं है तो मॉडल है। क्या है? मॉडल है। ठीक है, ये तो मॉडल। तो दूसरा वाला गलत हो गया, पहला सही हो गया। दूसरा गलत, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। देखो कौन से वाले में, पहला सही, दूसरा सी वाला आ गया आंसर। क्या आ गया? सी वाला। कथन 1 तो क्या सही है और कथन 2 क्या है? गलत है। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हाँ भाई बताइए क्या है? 15 नंबर का आंसर बताओ। 15 नंबर का आंसर किस सही मिलान करना, पे सही करना है। विश्व का सबसे छोटा महासागर, सबसे छोटा ही पूछा सब मेरे को। ठीक है, अब देखो सबसे छोटा प्रशांत है क्या? नहीं, ये तो सबसे बड़ा है। प्रशांत तो सबसे बड़ा है। सबसे छोटा क्या? आर्कटिक महासागर जो है वो सबसे छोटा है। तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर। सबसे बड़ा पूछ लेते हो प्रशांत महासागर। ठीक है, नेक्स्ट। आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। खंड ख शुरू हो गया जी। यहाँ से क्या हो गया है? हमारा खंड ख है जी। क्या? अति लघु उत्तर प्रश्न उत्तर है। ठीक है, अतिरिक्त पर। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन हमने 15 क्वेश्चन कर लिए 1-1 नंबर के। अब ये 2-2 नंबर के है ना। प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र को प्रभावित कीजिए। बताओ, प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। अब इसके आवश्यकता तो है नहीं, तो आपको मैं इसको एक्सप्लेनेशन वाला आंसर इसके दिखाऊंगा ना। चलो करते हैं। ये मैंने बता दिया वो सारे क्वेश्चंस है ना, आंसर जो आपने करवाए थे। तो कोई बात नहीं है, अभी मैं आपको वो वाले थोड़ा दिखा देता हूँ जिससे आप अच्छे से कर सको। यहाँ तो हो गया था हमारा, ये भी हो गया, हो गया, हो गया, ये आ गया। देखो वीडियो को जूम करके देख लेना ना, अगर किसी को दिक्कत है। प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें नागरिक स्वयं सीधे शासन नहीं करते बल्कि चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। ठीक है, क्या बोला इसमें? प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया? प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें नागरिक स्वयं सीधे शासन नहीं करता, ठीक है, बल्कि चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। ठीक है, हम वोट करते हैं, नेता को चुनते हैं ना, प्रतिनिधि करता है अपना। तो वो क्या करते हैं? चुनाव के माध्यम से और प्रतिनिधियों को चुनते हैं। वे निर्वाचित प्रतिनिधि जनता की ओर से कानून बनाने और शासन चलाने का निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई? देखो अभी अथवा में इनमें से एक हम कर सकते हैं। समुदाय के महत्व का विश्लेषण कीजिए और परिवार के महत्व का विश्लेषण कीजिए। परिवार वाला ईजिए तो परिवार का देख लेते हैं, है ना। परिवार वाला ईजिए तो परिवार का देख लेते हैं। ठीक है, समुदाय का भी है और परिवार का भी है, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। चलो दोनों पढ़ देते हैं ना, देख लेते हैं। वो वीडियो पॉज करके देख लेना, दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, समुदाय का महत्व का विश्लेषण। समुदाय का महत्व निम्नलिखित कारणों से है: सुरक्षा और संयोग, ठीक है, साझा पहचान और संसाधनों का उपयोग। ऐसे ना हेडिंग लगा करना, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ना। तो सुरक्षा और संयोग, सामुदायिक व्यक्तियों को एक साथ लाकर उन्हें आपसी सहयोग और सुरक्षा का एहसास कराता है। ठीक है, ये करता है। साझा पहचान, हम लोगों को एक विशेष सामाजिक पहचान और अपनेपन की भावना प्रदान करता है। ठीक है, संसाधनों का उपयोग, समुदाय के माध्यम से लोग सामूहिक रूप से संसाधनों को बेहतर उपयोग करना और समस्याओं का समाधान करना सीख सकते हैं। तो ये है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना है, याद कर लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या? परिवार के महत्व का विश्लेषण। परिवार के महत्व का विश्लेषण। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। ये आ गया परिवार के महत्व का विश्लेषण। चलो, परिवार के महत्व के निम्नलिखित बिंदुओं को समझा जा सकता है। प्राथमिक इकाई, परिवार समाज की सबसे छोटी और प्राथमिक इकाई होती है जहाँ से सामाजिक जीवन की शुरुआत होती है। हाँ भाई, सबसे छोटी है और सबसे पहले परिवार से कांटेक्ट होता है, तो ये यहाँ से सामाजिक जीवन की शुरुआत होती है।
पालन पोषण और संस्कार, यह बच्चों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास का मुख्य केंद्र है, जहां उन्हें बुनियादी संस्कार मिलते हैं। सही बात है भाई, पालन पोषण और संस्कार परिवार से तो मिलता है। हमें पालन पोषण भी परिवार से होता है, संस्कार भी। यहाँ बच्चों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास का मुख्य केंद्र है, जहां इन्हें बुनियादी संस्कार मिलते हैं। ठीक है, इसी समझ समझ के करो, आपको वो नहीं लगेगा ना। परिवार सहारा, परिवार संकट के समय व्यक्ति को भावनात्मक व आर्थिक संबल सहारा प्रदान करता है। और कौन काम आता है? परिवार ही तो काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो उस पेपर में देख लो, चाहे ये क्वेश्चन मिलेंगे, सीधे यहीं से बता देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? वेदों का महत्व उल्लेख कीजिए। क्या है? वेदों का महत्व है उल्लेख कीजिए। तो इसका क्या है? वेदों का महत्व निम्नलिखित है। वेदों का महत्व निम्नलिखित है। ठीक है, चलो, वेदों का महत्व निम्नलिखित है। प्राचीन स्रोत, वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, वेद क्या है? विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ किसे मानते हैं? वेदों को मानते हैं। वेदों को विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं, जो में मानव सभ्यता की शुरुआती ज्ञान से परिचित कराते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक आधार, ये प्राचीन भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को समझने में सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, जो हमें संस्कृति के बारे में पता करता है। ठीक है, ज्ञान का भंडार, वेद ज्ञान का भंडार भी है। ठीक है, तो वेदों के अध्यात्म, दर्शन और विज्ञान और जीवन की जीने की कला का गहरा ज्ञान समाहित है। नेक्स्ट, वैदिक संस्कृति महत्व का उल्लेख कीजिए। ठीक है, वैदिक संस्कृति का महत्व इस प्रकार है। भारतीय सभ्यता की नींव, वैदिक संस्कृति ने ही भारतीय समाज के नैतिक मूल्य, रीति रिवाजों, परंपराओं का आधार तैयार किया है। शिक्षा पद्धति, इस संस्कृति में गुरुकुल जैसी शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया, जिसमें अनुशासन और मौखिक ज्ञान का विशेष महत्व था। और क्या है? प्राकृतिक समन्वय, वैदिक संस्कृति प्रकृति की पूजा और पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर रहने की शिक्षा देती है। अब आगे भाई खंड ख, अति लघुत्तर प्रश्न। सभ्यता की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या करना है? सभ्यता की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करना है। सभ्यता की दो विशेषता निम्नलिखित है। ठीक है, नियोजित नगरीय जीवन, एक विकसित सभ्यता में लोग योजनाबद्ध तरीके से बने शहरों में रहते हैं। वहां पक्की सड़कें और जल निकास की उचित व्यवस्था होती है। और क्या होता है? लेखन कला और व्यापार, सभ्यता में विचारों और हिसाब किताब को सुरक्षित रखने के लिए लेखन कला का विकास होता है और अन्य क्षेत्रों के साथ व्यवस्थित व्यापारिक संबंध पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें खंड आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या पूछा है हमें? भारत की समृद्ध विविधता की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। भारत एक विशाल देश है, वहाँ भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक स्तर पर गहरी विविधताएं पाई जाती है। गहरी विविधता पाई जाती है, इसके उदाहरण निम्नलिखित है। खान पान की विविधता, उत्तर भारत में गेहूं, दाल और पराठे मुख्य आहार है, वहीं दक्षिण भारत में इडली, डोसा और चावल का अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, हमारे उत्तर भारत में तो रोटी वगैरह खाते हैं और वहाँ पे इडली डोसा खाते हैं। भाषाई विविधता, भारत में सैकड़ों भाषाएं व बोलियां बोली जाती है, जैसे हिंदी, तमिल, बंगाली, पंजाबी, मराठी। सांस्कृतिक विविधता, यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग अपने विशिष्ट त्योहार जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, पोंगल आदि अपनी परंपराओं के अनुसार मनाते हैं। एकता, इन तमाम विविधताओं के बावजूद अनेकता में एकता की भावना सभी नागरिकों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़कर रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वस्त्र परंपरा विविधता को किस प्रकार संबद्ध करती है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। भारत की वस्त्र परंपरा यहाँ की सांस्कृतिक पहचानों को और अधिक समृद्ध बनाती है क्षेत्रीय विविधता, भारत के हर राज्य की अपनी एक पहचान है, जैसे मराठों की पगड़ी साड़ी, असम का मेखला चादर और राजस्थान का बंदेज व लहरिया। ठीक है, कला व कौशल, विभिन्न क्षेत्रों में बुनाई और कढ़ाई की अलग अलग शैलियाँ प्रचलित है, जैसे लखनऊ की
चिकनकारी और दक्षिण भारत की काजीराम रेशम की साड़ियाँ। ठीक है, दोबारा देखते हैं। कला व कौशल, विभिन्न क्षेत्रों बुनाई कढ़ाई की अलग अलग शैलियाँ। जैसे लखनऊ की तो क्या है, चिकनकारी, और दक्षिण भारत की काजीराम रेशम की साड़ियाँ। अवसरों का महत्व है। भारत में अलग अलग मौसम, त्योहारों और शुभ अवसरों के अनुसार अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं जो यहाँ की जीवन शैली में रंग भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक मानव जीवन शैली की व्याख्या करनी है। ठीक है, प्रारंभिक मानव का जीवन मुख्य रूप से प्रकृति पर निर्भर था। वे भोजन के लिए शिकार और फल फूल इकट्ठा करने संग्राहक का कार्य करते थे। वे गुफाओं और पेड़ों के नीचे अस्थायी आवास बनाकर रहते थे और पत्थर के औजार का उपयोग करते थे। अथवा में जो है वो भी है, इनमें से एक करना है जो भी अथवा में होता है। इतिहास, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। इतिहास के अध्ययन के लिए आवश्यक है कि 3 कलात्मक स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है हमारा, इतिहास को समझने के 3 प्रमुख कलात्मक स्रोत। ऐसे लेके आना आपको, है ना। एक तो मूर्तिकला, चित्रकला और स्थापत्य कला। मूर्तिकला, प्राचीन मूर्तियों से उन काल की वेशभूषा, धर्म और कला कौशल की जानकारी मिलती है। चित्रकला, गुफाओं और भवनों पर बने चित्रों से प्राचीन लोगों के दैनिक जीवन और सांस्कृतिक गतिविधियों का पता चलता है। स्थापत्य कला, प्राचीन मंदिरों, महलों, स्तूपों से उस समय के इंजीनियरिंग और निर्माण शैली का ज्ञान होता है। खंड घ, अभी क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। पहले क्या था, लघु थे, अब दीर्घ हो गए। प्रश्न 8 में एक, ग्राम पंचायतों कार्यों की समीक्षा कीजिए। थोड़ा बड़ा बड़ा आंसर लिखना है ना। ग्राम पंचायत गांव के विकास के लिए उत्तरदायी है। इसके मुख्य कार्य शामिल है गांव में सड़कों, नालियों, जल स्रोतों के निर्माण एवं रख रखाव करना, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करना, स्थानीय कर लगाना और सरकारी योजनाओं को जमीन स्तर पर लागू करना। ठीक है, नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की कार्यशैली में सुधार, 5 सुझाव बताइए। सुझाव, पहला क्या है, ग्राम सभा की बैठकों, महिलाओं और पिछड़े वर्ग की भागीदारी को बढ़ाना, पंचायत के कार्यों और खर्चों में पूरी पारदर्शिता बरताना, डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर कागजी कार्रवाई को कम करना, और 2 क्या है, पंचायती राज्यों को नियमित प्रशिक्षण देना, स्वयं के राजस्व स्रोत विकसित करना ताकि राज्य पर निर्भरता कम हो। मतलब क्या है इसका, कि जो खुद मेले वगैरह से किसी भी तरीके से जो आय होगी उससे खर्च करना, आय बढ़ाना, मेले वगैरह लगाना, जिससे कि राज्य से वेट नहीं करना पड़े पैसे के लिए। आर्थिक क्षेत्रों में, क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। आर्थिक गतिविधियों को मुख्य 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक। जो सीधे प्रकृति पर निर्भर करते हैं वे तो जैसे कृषि, पशुपालन। ठीक है, क्वेश्चन आया था ना कि बैंक में लग रहा है, देखो आ गया बैंक, तृतीय आया था आंसर ऑब्जेक्टिव में, तो इसी से है। तो आपको याद करना है प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय। जो सीधे प्रकृति से आता है, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ये तो प्राथमिक हो गया। द्वितीय क्या होगा, जहाँ कच्चे माल से नई वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे चीनी मिल और कपड़ा, ये द्वितीय हो गया। क्या हो गया, द्वितीय हो गया। जो कच्चे माल से सीधी वस्तु बनती है, जैसे चीनी गन्ने से बनती है, कपड़ा, है ना, ये द्वितीय। तृतीय, यह उत्पादन नहीं बल्कि सहायता प्रदान करता है, जैसे बैंकिंग, परिवहन व शिक्षा। तो बैंकिंग, परिवहन व शिक्षा क्या है, तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10, गद्यांश अनुच्छेद। ठीक है, पर्वतीय भूभाग। पर्वतीय भूभाग सामान्य रूप से खड़े ढलानों के साथ उबड़ खाबड़ या ऊंचे नीचे होते हैं, इसलिए कुछ ही घाटियों में नियमित रूप से कृषि की जा सकती है। ढलानों पर वेदिका कृषि अर्थात ढलानों की भूमि को काटकर सीढ़ीनुमा स्थान पर कृषि करना एक प्रचलित प्रथा है। विश्व भर के अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। पर्यटन, पर्वतीय लोगों के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन है। पर्वतों की स्वच्छ हवा और मनोहर प्राकृतिक दृश्य सभी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
कुछ पर्यटन पर्वतों पर साहसिक खेलों के लिए भी भेजे जाते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? कुछ पर्यटन पर्वतों का साहसिक खेलों के लिए भी जाते हैं, जैसे स्कीइंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग। अनेक शताब्दियों से लोग पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पर्वतों की यात्रा करते रहे हैं, परंतु बहुत सारे पर्यटकों के एक साथ आने से पर्वत के पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। प्राय इन्हें संतुलन रखना कठिन हो जाता है। अब ये क्वेश्चन है ना, प्रश्न के उत्तर, वो तो पैराग्राफ दे दिया, अब उत्तर है। पर्वतीय भूभाग की किस एक विशेषता का उल्लेख कीजिए। हमने इतनी विशेषता पढ़ी, उनमें से एक का करना है। पर्वतीय भूभाग एक प्रमुख विशेषता है कि यहाँ की जमीन उबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची होती है, यहाँ अत्यधिक खड़े ढलान पाए जाते हैं। दूसरा, पर्वतीय लोगों की आय का साधन क्या होता है? पर्वतीय लोगों के आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन पर्यटन है। इसके साथ पशुपालन, साहसिक खेल भी आय के योगदान है। पैराग्राफ से क्वेश्चन बन रहे हैं और उसी में से आंसर दे रहे हैं हम। ठीक है, पर्वतीय पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय का वर्णन कीजिए। पर्वतीय पर्यावरण के संतुलन को निम्न उपाय से बनाया जा सकता है, बना के रखा जा सकता है। पर्यटनों की संख्या को नियंत्रित करना ताकि संसाधनों पर अत्यधिक बोझ न पड़े, सब एक साथ ना आए, थोड़ा थोड़ा करके आए। साहसिक खेल और पर्यटन गतिविधियों के दौरान गंदगी न फैलाने और प्रकृति को नुकसान न पहुंचाने के नियम बनाना। स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम को सुरक्षित रखते हुए केवल सीमित व सतत विकास, सुटेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है, गद्यांश है ना। वे शब्द संस्कृत भाषा के विद से आए हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद से है, इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। उदाहरण के लिए विद्या। पिछले अध्यायों में ऋग्वेद का उल्लेख किया गया है। वास्तव में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ये भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और वस्तुतः विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। ठीक है, वस्तुतः विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। वेदों में हजारों ऋचाएं किसे कहते हैं? कविता और गीतों के रूप में प्रार्थनाएं। ये लिखित रूप में नहीं थी, अपितु इसको मौखिक पाठ किया जाता था। ये ऋचाएं सप्त सिंधु क्षेत्र में रची गई। यह कहना कठिन है कि इन चारों ग्रंथों में से प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। मैंने बोला था ना, सबसे प्राचीन कौन है? ऋग्वेद। ये बता नहीं सकते कब हुई थी। विशेषज्ञों ने इसकी रचना 5वीं से 2री शताब्दी पूर्व के बीच किए जाने का प्रस्ताव किया। इस प्रकार यह ग्रंथ 100 से 200 पीढ़ियों, ठीक है, 100 से 200 पीढ़ियों तक के प्रशिक्षण के माध्यम से स्मृतिबद्ध की गई एवं मौखिक रूप से किसी विशेष परिवर्तन के आज तक संप्रेषित किए गए। नेक्स्ट, तो ये हमारा क्या था? पैराग्राफ था। अभी हमें इसका आंसर देना है। वेदों की रचना कहाँ की गई? वेदों की रचना सप्त सिंधु क्षेत्र में की गई। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। वेदों के नाम लिखिए और बताइए कि इन्हें प्राचीन काल में किस माध्यम से संप्रेषित किया जाता था। वेदों के नाम आपको मैंने बताया 4 वेद: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। संप्रेषण का माध्यम, प्राचीन काल में वेदों को मौखिक पाठ, ओरल ट्रेडिशन के माध्यम से संप्रेषित किया जाता था। इसे गहन प्रशिक्षण, स्मृतिबद्ध याद किया जाता था और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बिना किसी लिखित रूप में पहुंचाया जाता था। देख लो, पहले बिना लिखने की कोई कला नहीं थी, याद करके इसे मौखिक रूप से एक ज्ञान दिया जाता था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। अब तो लिखने का भी है, एकदम सारा ज्ञान हमें लिख के मिल जाता है, फिर भी हमें इतना जोर आता है पढ़ाई करने के लिए। ये गलत बात है, अच्छे से पढ़ना ही करना चाहिए। गद्यांश अनुच्छेद, या सोचो कि आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला, ऐसे मुंह से बोल के बताया और आपको याद भी करना तो कितना मुश्किल होता है ना। तो अभी ये लिखा हुआ है, बहुत आसान है, पढ़ाई करो।
गद्यांश 12 का, फिर गद्यांश आ गया। इसका आंसर पंचायत शासन के लोगों को समीप लाती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी संभव बनाती है। यही कारण है कि पंचायत व्यवस्था, जिसे पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है, स्वशासन का एक रूप है। पंचायत के बारे में आंसर है, इसमें क्वेश्चंस आएंगे। अभी पैराग्राफ बता दिया मैं। उपयुक्त अनुच्छेद शासन की व्यवस्था को दर्शाता है। उपरोक्त अनुच्छेद शासन की व्यवस्था को, उपयुक्त अनुच्छेद शासन की पंचायती राज व्यवस्था को, स्वशासन को दर्शाता है। ठीक है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या जाता है, ये सबको पता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, सरपंच कहा जाता है या प्रधान कहा जाता है। ठीक है। ग्राम स्तर पर इस व्यवस्था के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। ग्राम स्तर पर इस व्यवस्था को की दो कार्य, गांव का विकास, सड़कों, नालियों, स्कूलों और पानी की व्यवस्था जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण व रख रखाव। ठीक है। इससे तो गांव का विकास होगा। सरकारी योजना का क्रियान्वयन और केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाना, उन्हें लागू करना, इससे गांव का कल्याण होगा। अनुच्छेद 13 नंबर क्वेश्चन है। अनुच्छेद है इसके अंदर, ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिसमें लोग प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित वस्तुओं को रूपांतरित करके अन्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उन्हें द्वितीय गतिविधियों या द्वितीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र में भवनों, सड़कों आदि का निर्माण, पानी, बिजली, गैस जैसे आवश्यक वस्तुओं का प्रदान करना सम्मिलित है। इसमें उद्योगों और उत्पादक इकाइयों में उत्पादों का विनिर्माण भी सम्मिलित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र की कच्ची सामग्री को रूपांतरित करके बेचते हैं या स्वयं भोग करते हैं। ये होगा पैराग्राफ। इसका आंसर देखते हैं क्या है। आर्थिक गतिविधि किसे कहते हैं। ठीक है। वे सभी कार्य जिसमें मनुष्य को आय प्राप्त होती है और जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, उपभोग से संबंधित है, उन्हें आर्थिक गतिविधि कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। पैराग्राफ से इतना इजी है। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि का एक उदाहरण दीजिए। प्राथमिक क्षेत्र क्या था, कृषि वगैरह। द्वितीय जो कृषि से लोहे से औजार बनाना और गन्ने से चीनी तैयार करना, द्वितीय क्षेत्र गतिविधि जो सीधे प्रकृति से आ रहे हैं ना। जैसे प्रकृति क्या है, गन्ना है ना, खेती करते हैं, उससे सीधी क्या बन गई, चीनी बन गई, तो द्वितीय क्षेत्र में आ गया। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों को विनिर्माण उपयोग क्यों कहते हैं। ठीक है। विनिर्माण उपयोग क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि इन विनिर्माण उद्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त, बोला था मैंने, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को मशीनों या श्रम की सहायता से बदलकर नई मूल्यवान वस्तु का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसे द्वितीय का निर्माण कहते हैं। हाँ जी, आपका देखो इसमें क्या है, भारत के राजनीतिक भारत का नक्शा है, राजनीतिक मानचित्र है। उसमें ये भरना, लोथल, राखीगढ़ी, मगध, काशी, मुंबई व चेन्नई। ठीक है। एक तो ये होगा। और नीचे एक क्वेश्चन वो हो रहा है, इसमें उसमें क्या था, देखो इसमें क्या है, अथवा में है, निम्न प्रश्न केवल दृष्टिवादी विद्यार्थियों के लिए। ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि वो मैप में देख नहीं सकते ना। आपको मैप मिलेगा, उस मैप के अंदर आपको जो ऊपर था ना, दो चेन्नई, मुंबई वगैरह ना, तो ये आपको भरना है। तो इसमें ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। ठीक है। मैप देख लेना और चेन्नई, मुंबई है ना, जो भी आपका है वो भर लेना। राखीगढ़ी जो सब बताइए, आपको होमवर्क मेरी तरफ से। और इसी के साथ आपके सारे पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। आप देखो, लास्ट मैप है। ठीक है। और बाकी सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे 14 के 14 क्वेश्चन। ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने, क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और आप सभी के अच्छे नंबर आए, इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।